चीन की आदत पुरानी है। वह एक नक्शा जारी करता है और किसी देश के किसी हिस्से को अपना बता देता है। G20 की बैठक के ठीक पहले चीन ने वही हरकत दोहराई और अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने हिस्से में दिखा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को इस हरकत पर टका सा जवाब दिया और कहा कि चाइना को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे करने से दूसरों का क्षेत्र उनका नहीं हो जाता। भारत के कुछ हिस्सों के साथ नक्शा जारी करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। सरकार को पता है कि हमें हमारे एरिया में क्या करना है। ऐसे में बेतुके दावे से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को मसाला मिल गया। राहुल गांधी ने चाइना के नए नक्शे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। राहुल गांधी के इस बेतुके दावे के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर सामने आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के सुर में सुर मिलाकर उन्होंने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि मैं विदेश मंत्री की इस बात का समर्थन करता हूं कि दूसरे की सीमा को अपना बताना चाइना की पुरानी आदत रही है, लेकिन हम जवाब में तिब्बत के नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा क्यों नहीं जारी करते? हम उनकी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? चाइना ने बीते दिनों चीन का एक राजनीतिक मैप जारी किया था और इस मैप में उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को जबरन चाइना का हिस्सा बता दिया। भारत ने इस बात का विरोध किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दूसरे देश की सीमा में अतिक्रमण करना और उनको बताना चाइना की पुरानी आदत रही है। हम उचित माध्यमों और प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाकर चाइना के इस कदम का विरोध करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम अपने देश की सीमाओं को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारत को पता है कि उसकी भौगोलिक सीमा कहां तक है। हमारी सरकार इस स्थिति को लेकर पूरी तरह से क्लियर है। सिर्फ बेबुनियाद दावे कर देने से ये सीमाएं आपकी नहीं हो जाएंगी। विदेश मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विदेश मंत्री जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। दूसरा की सीमा को अपना बताना चाइना की पुरानी आदत है, लेकिन अब हम उन पर पलटवार क्यों नहीं करते? आखिर क्यों हम उनकी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं? आखिर क्यों हम तिब्बत के नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा जारी नहीं करते हैं? थरूर ने कहा कि हम चाइना का विरोध कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको उचित जवाब नहीं दिया। हमें उनको उचित जवाब देना चाहिए। चाइना का लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा का विवाद चल रहा है, चाहे वह भूटान की जमीन पर अपना दावा जताता हो या फिर भारत पर अपना हिस्सा बताता हो। इन सब के अलावा वो जापान के साथ भी सीमा विवाद पर है। ताइवान को भी आए दिन अपना हिस्सा बताता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने अचानक कह डाला कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी वही बात दोहराई कि चुनाव वक्त से पहले होने वाला है। असल में वक्त से पहले चुनाव की बात ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जानबूझकर इसलिए फैला रहे हैं ताकि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कांग्रेस जल्दी के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। विपक्षी दलों की पटना में हुई पहली ही बैठक में अरविंद केजरीवाल सीट बंटवारे पर बात करने के लिए बेचैन थे। ममता बनर्जी ये जानना चाहती हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार को अपनी जीती हुई सीटों की चिंता है। केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस से झटकना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव का शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस पर दबाव डाला जा सके। गठबंधन की मुंबई बैठक से पहले नीतीश कुमार का यह कहना कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का संयोजक कोई और बनेगा और 2 दिन पहले सीट बंटवारा जल्दी करने की बात उठाना संकेत है कि जून में पटना और जुलाई में बेंगलुरु में विपक्ष की एकता की 2 बैठकें होने के बाद भी सीट बंटवारे पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने से वो चिंतित हैं। मुंबई में विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले सीटों के बंटवारे पर नीतीश की हड़बड़ी की कई वजह हैं। एक तो जो वो कह रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी के अंत में होना है और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जाएंगे। फिर भी नीतीश और ममता बनर्जी को यह लगता है कि लोकसभा चुनाव तय समय यानी अप्रैल मई से पहले हो सकता है। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी से पार्टी और कैंडिडेट दोनों को तैयारी के लिए मिलने वाला समय लगातार कम होता जा रहा है।
नीतीश को दूसरी बात जो परेशान कर रही है वो है 2 बैठकों के बाद भी अभी तक विपक्षी गठबंधन का स्वरूप सैद्धांतिक सहमति जैसा ही दिख रहा है। गठबंधन बनाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट्स के खिलाफ एक साझा कैंडिडेट देकर उन्हें हराने के लिए, लेकिन उस दिशा में 2 बैठक के बाद भी कुछ ठोस बात सामने नहीं आई। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट उलझ ही रही हैं। यूपी में भी सपा कांग्रेस और आरएलडी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। केरल में न लेफ्ट पीछे हट रही है और न ही कांग्रेस। जब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बनेगी तब तक गठबंधन का जमीन पर कोई असर नहीं होगा। ये मैसेज जनता के बीच 2 बैठक के बाद भी नहीं पहुंच पाया कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां सीटों का बंटवारा करके एकजुटता से लड़ पाएंगी। तीसरी बात यह कि बीजेपी की तैयारी। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में काफी पहले से लग चुकी है। जिन सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी उन सीटों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद देख रहे हैं। हर लोकसभा सीट पर दूसरे राज्य से बीजेपी के नेता फीडबैक के लिए भेजे जा रहे हैं। प्राइवेट सर्वे एजेंसी अलग हर महीने जनता के मूड और मुद्दों का हिसाब बीजेपी को दे रही हैं। मतलब ये कि विपक्षी गठबंधन अभी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू भी नहीं कर सका है, जबकि बीजेपी हर लोकसभा सीट के 2-4 चक्कर लगा चुकी है। ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि जितना जल्दी सीट बंट जाएं लड़ने वाली पार्टी और उसके कैंडिडेट्स के लिए उतना ही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। मौका चुनावों का है और दस्तूर ये कहता है कि मौके पर ही चौका लगाया गया तो ठीक, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। भूपेश बघेल से सीएम की बाजी हार चुके टीएस सिंहदेव ने ये कहकर कांग्रेस में खलबली मचा दी कि उसकी सीटें आधी से भी कम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी सर्वे करा रहे हैं। सरकार ने बेहतर काम किया है, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है, विधायकों की स्थिति अलग है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ विधानसभाओं में प्रत्याशी बदले जाने की मांग भी उठ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। डिप्टी सीएम की माने तो साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस 5 वर्ष पूर्व की स्थिति में नहीं है। टीएस सिंहदेव पहले ही कुछ प्रत्याशी बदले जाने के संकेत दे चुके हैं। 2.5 महीने बाद नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस भी सितंबर तक अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सरगुजा संभाग में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को लेकर टीएस सिंहदेव ने चर्चा के दौरान कहा कि लोगों के मन में ये है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। सरकार ने जिस तरह से काम किया, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यहां 5 से 6 से लेकर 11 सीटों तक आ सकती हैं। आकलन बहुत ज्यादा खराब हुआ और सब गड़बड़ रहा तो भी 5 से 6 सीटें कांग्रेस की आएंगी ही। खराब में भी स्थिति आधी आधी की रहेगी। अच्छे से सब संतुलन बैठ गया तो 11 सीटों में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उपेक्षित रहे कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीधा विधायकों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कुछ विधानसभाओं में संगठन का विरोध का सामना भी संगठन को करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारों के आवेदन के दौरान भी ये विरोध खुलकर सामने आ गया। सामरी में बैकुंठपुर विधानसभाओं में पूरा संगठन ही विधायकों के खिलाफ खड़ा है। सामरी में चिंतामणि महाराज के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी सहित 4 ब्लॉक अध्यक्षों में मोर्चा खोल दिया है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका मानी गई। वे चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। 2018 के चुनाव में सरगुजा संभाग में सिर्फ टीएस सिंहदेव के कारण सभी कार्यकर्ताओं के लिए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। सरकार बनने के 4.5 साल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की रार किसी से छिपी नहीं। इस दौरान कई विधायकों ने पाला बदल लिया। संभाग के संगठनों में दशकों से सरगुजा राज परिवार का कब्जा है। 3 महीने पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे रही है, लेकिन धरातल पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले सभी पार्टियां आपस में जोर आजमाइश कर रही हैं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद अब उद्धव ठाकरे भी सीटों के जल्द बंटवारे की बात करने लगे तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा पीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया। इसके पहले नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए पीएम मटेरियल बनकर निकले थे, लेकिन अब वे संयोजक बनने के लायक भी नहीं रहे। ममता बनर्जी पहले से ही पीएम फेस पर कुंडली मारे बैठी हुई हैं। राहुल गांधी तो दशक भर से पीएम इन वेटिंग है।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दावेदारी से विपक्षी गठबंधन में रायता फैलना तय है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। केजरीवाल के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के पक्ष में तर्क देते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया। कक्कड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगे चैलेंजर के रूप में उभरे हैं, चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो या कुछ और। अरविंद केजरीवाल मुखर होकर बात करते हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की इस दावेदारी के मायने साफ हैं। अरविंद केजरीवाल गठबंधन से बाहर निकलने की तैयारी में हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो सियासी एजेंडा है उसमें ये गठबंधन कहीं से फिट नहीं बैठता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हर राज्य में आज नहीं तो कल चुनाव लड़ना है। पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने तब ये बात साफ कर दी जब विपक्षी गठबंधन की शुरुआती बातें हो रही थी। तब उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सेवा मामले को लेकर विपक्ष के साथ केजरीवाल रणनीतिक रूप से इतना आगे बढ़ गए, लेकिन इस दौरान उनकी तरफ से कई कड़ी शर्तें रखी गईं, जैसे दिल्ली और पंजाब कांग्रेस छोड़ दे तो वे मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब कि केजरीवाल को ही पीएम फेस बनाओ, क्योंकि केजरीवाल को मुफ्त में बांटने का हुनर है। जाहिर है कांग्रेस ही नहीं दूसरे दलों को भी केजरीवाल की पार्टी की ये शर्त मंजूर नहीं होगी और केजरीवाल आराम से दूसरों पर आरोप लगाते हुए गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी शामिल हुई हैं, तब से राहुल गांधी से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इस दौरान लगता है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से काफी कुछ सीख लिया है। यही वजह है कि इन दिनों अपने बयानों से ममता बनर्जी लोगों का मनोरंजन राहुल गांधी के स्टाइल में करने में लगी हैं। पहले तो उन्होंने चांद पर फिल्म अभिनेता राकेश रोशन को भेज दिया, कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी, इसलिए राकेश शर्मा की जगह उन्होंने राकेश रोशन का नाम ले लिया। अपने इस फिसली हुई जुबान को जब ममता ने काबू किया तो इंदिरा गांधी को चांद पर भेज दिया और कहा कि जब इंदिरा गांधी चांद पर पहुंची तो उन्होंने राकेश से पूछा ऊपर से भारत कैसा लग रहा है। अब ममता बनर्जी का एक और क्लिप चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ममता बनर्जी वेद व्यास की जगह काजी नजरुल इस्लाम को महाभारत का रचयिता बता रही हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। काजी नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बंगाली कवि थे। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खूब लिखा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी उनकी रचनाएं जानी जाती हैं। नजरुल इस्लाम बंगाल के संस्कृति के अच्छे जानकार थे। उन्होंने पुराणों का भी अध्ययन किया था। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित कई नाटक लिखे थे। उन्होंने कट्टरपंथियों के भारी विरोध के बावजूद हिंदू महिला से शादी की थी। नजरुल इस्लाम में कृष्ण और देवी दुर्गा को लेकर भी गीत और कविताएं उन्होंने लिखी थीं। ममता बनर्जी ने कहा कि केवल पढ़ाई से कोई सही अर्थ नहीं समझ पाता, इसके लिए हृदय भी बड़ा होना चाहिए। आप हमारे महापुरुषों को पढ़िए, रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल, विवेकानंद को पढ़िए। भारत नजरुल इस्लाम ने लिखी थी, महाभारत नजरुल इस्लाम ने लिखी थी। ममता बनर्जी के बयान के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इतिहास को विकृत करने की ममता बनर्जी की पुरानी आदत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभेंदु ने लिखा कि ममता बनर्जी ऐतिहासिक घटनाओं को सार्वजनिक तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और ये उनकी आदत में शामिल हो चुका है। आमतौर पर इस पर लोग हंसते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को खराब नहीं लगता, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री का सामान्य ज्ञान बहुत ही खराब है। भाजपा ने कहा कि सभी जानते हैं कि महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, लेकिन ममता बनर्जी बता रही हैं कि नजरुल इस्लाम ने लिखा। वे हिंदू धर्म के बारे में तथ्यों से छेड़छाड़ करने की आदी हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एनसीपी में जारी चाचा भतीजा के खेल से विपक्षी दल हलकान है। संयोजक पद की रेस में अकेले दौड़ रहे नीतीश कुमार फिर सीटों के बंटवारे की बात करने लगे, लेकिन ममता बनर्जी पीएम फेस की रेस में अब तक हैं। विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत पहले केजरीवाल का नाम पीएम फेस के रूप में आगे किया और कुछ वक्त बाद अपनी बातों से पलट गई। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने पीएम फेस के लिए अखिलेश यादव का नाम पेश कर दिया। मतलब कि पीएम फेस के लिए विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम सामने आ चुका है।
जब एक सांसद वाली आम आदमी पार्टी पीएम फेस का दावा कर सकती है तो डीएमके के पास तो काफी सांसद हैं। ऐसे में एमके स्टालिन भी पीएम फेस बन सकते हैं। विपक्षी दलों में मची इस महत्वाकांक्षा की लड़ाई के बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर सबको चौंका दिया। विपक्षी दलों के गठबंधन की मुंबई में बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर स्टार टर्मिनेटर फिल्म फ्रेंचाइजी की फिक्शनल साइबोर्ग कैरेक्टर के रूप में दिखाया है। साथ ही फिल्म के फेमस डायलॉग को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। पोस्टर पर लिखा है 2024 में वापस आऊंगा। ये अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए एकजुट होकर लड़ने की विपक्ष की कोशिश पर तीखा हमला है। बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्टर शेयर किया गया। इसके कैप्शन में लिखा गया है कि विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी को हराया जा सकता है। सपने देखते रहो, टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी किया गया जब विपक्षी गठबंधन के नेता मुंबई में शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक के लिए तैयार हैं। इस दौरान वे समन्वय समिति और गठबंधन के लोगों की घोषणा करेंगे। विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति और अपने सदस्यों के बीच मतभेदों को हल करने पर चर्चा करेंगे। अपने घटक दलों के बीच सुचारू समन्वय के लिए सचिवालय की घोषणा करने की संभावना भी है। ये राष्ट्रीय राजधानी में बनाया जा सकता है। इसके अलावा सदस्य गठबंधन की अगुवाई करने के लिए संयोजक या अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक दिन पहले साफ तौर पर कहा था कि छोटे दिल वाले, लालची और महत्वाकांक्षी पार्टियों गठबंधन से अलग हो जाएं। ये बताने की जरूरत नहीं कि सुप्रिया श्रीनेत का इशारा किस तरफ था। इसके ठीक अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा डाला कि अरविंद केजरीवाल को पीएम फेस के रूप में पेश किया जाए। एक सांसद वाली पार्टी के नेता केजरीवाल को पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने के पीछे प्रियंका कक्कड़ ने कई तर्क भी दिए, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद आतिशी मारलेना ने प्रियंका कक्कड़ के बयान का खंडन कर दिया और कहा कि प्रियंका ने जो कहा था वह व्यक्तिगत तौर पर कहा गया होगा। एक पार्टी की प्रवक्ता बयान दे और फिर पार्टी कहे कि वह व्यक्तिगत बयान है तो बात हजम नहीं होती। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या वाकई प्रियंका कक्कड़ का बयान निजी था या फिर आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति। ये भी संभव है कि आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक बयान से हंगामा खड़ा हो जाएगा। हालांकि सार्वजनिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विपक्षी गठबंधन के अंदर खाने खलबली मच गई। फोन की घंटियां घनघनाने लगी। मामला बिगड़ता देख आतिशी के बाद संजय ने मोर्चा संभाला। गोपाल राय भी सामने आए और सफाई पेश कर दी। आखिर में राघव चड्ढा सामने आए। राघव चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं हुई, बल्कि कई मुद्दों को लेकर इससे जुड़ी। चड्ढा ने कहा कि मैं इसे पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं के लिए गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम इस गठबंधन के वफादार सैनिकों के रूप में शामिल हुए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट आदि की बुराइयों से मुक्त हो, जो कि वर्तमान मोदी सरकार ने भारत के लोगों पर थोप दी है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर भारत का खाका तैयार करने और प्रदर्शित करने के लिए विपक्षी अलायंस में शामिल हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का मकसद देश को बचाना है, प्रधानमंत्री बनना नहीं। देश को बदहाली से बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल गठबंधन में शामिल हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये गठबंधन के दल मिलकर आपस में चर्चा करके तय करेंगे। इससे पहले प्रियंका कक्कड़ ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि मैं तो चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ही हों प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। उनका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है। दिल्ली में फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वे उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।